नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मददगार बनी है हमारी सरकार। हमने पहले की सरकारों की तरह गरीबी हटाओ का केवल नारा नहीं दिया, बल्कि सरकार का फोकस गांव, गरीब और किसान है। देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन में परंपरागत कृषि पद्धतियों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ कृषि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण कौशल दक्षता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर हुई चर्चा। भारत टैक्स 2024 में पर्यावरण संरक्षण पर किया गया फोकस। पर्यावरण अनुकूल कपड़े तैयार करने पर दिया गया ध्यान और इसके लिए उन सामानों का इस्तेमाल करने पर फोकस जो लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। देश भर में मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में आज बारिश की है उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत कपास, जूट और सिल्क उत्पादन में अग्रणी है। लाखों किसान इससे जुड़े हैं। सरकार कपास किसानों को सपोर्ट कर रही है, उनसे लाखों क्विंटल कपास खरीद रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो कस्तूरी कॉटन विश्व के सामने पेश किया है वो भारत की पहचान बनेगा। दुनिया में कॉटन, जूट और सिल्क के बड़े उत्पादों में से एक बना है। लाखों किसान इस काम में जुटे हैं। सरकार आज लाखों कॉटन किसानों को सपोर्ट कर रही है, उनसे लाखों क्विंटल कॉटन खरीद रही है। सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है वो भारत की अपनी पहचान बनाने की ओर एक बड़ा कदम होने वाला है। हम आज जूट किसानों और जूट श्रमिकों के लिए भी काम कर रहे हैं। पीएम ने ग्लोबल समिट में कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारी सरकार के प्रयासों का नतीजा है, क्योंकि हमारी सरकार का फोकस गांव, गरीब और किसान है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है। साथियों, भारत में कंजम्पशन को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे नए ट्रेंड का पता चलता है। भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर पर यानी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। इस डेटा के मुताबिक पिछले एक दशक की तुलना में कंजम्पशन 2.5 गुना बढ़ गया है। यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है। ये भी सामने आया है कि पिछले 10 साल में गांवों में कंजम्पशन शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ा है। यानी गांव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये हमारे उन प्रयासों का परिणाम है जिनका फोकस गांव, गरीब और किसान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है। आज उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। अब भोजन पर उनकी कमाई का 50% से कम खर्च होता है। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने गांवों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई, रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए, महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन
विकसित किए गए। विकास के इस मॉडल से ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है। मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा। भारत में पहली बार कुल खर्च में भोजन पर होने वाला खर्च 50% से भी कम हो गया है। यानी पहले जिस परिवार की सारी शक्ति भोजन जुटाने में खर्च हो जाती थी, आज उसके सदस्य सारी चीजों पर पैसे खर्च कर पा रहे हैं। और नई दिल्ली स्थित ICAR परिसर में बने भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम सभागार में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में परंपरागत कृषि पद्धतियों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ कृषि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण कौशल दक्षता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। देखते हैं OP यादव की यह खास रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में भाग लेने आए ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि सालाना आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में कृषि की परंपरागत पद्धतियों, कौशल विकास और CSR जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। स्किल डेवलपमेंट कैसे हमारे छात्रों के बीच में, किसानों तक और खास करके हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं, इनको भी नए विज्ञान, नए टूल्स, नए टेक्नोलॉजी का स्किल किस तरीके से इसका बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं। चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट्स हो, इसका फंडिंग सपोर्ट बेस बढ़ाने की बड़ा जरूरत है। इसमें सरकार की ओर से काफ़ी सारे कदम उठाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि इसमें इंडस्ट्री को साथ मिल करके उनके साथ भागीदारी हम काम करेंगे। सम्मेलन में मौजूद कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट मानव संसाधन चयनित कर देश के लिए तैयार करना हमारी प्राथमिकता है। ASR भी हमेशा ये चाहेगा कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट हों वो नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हमारा इसलिए यही प्रयास रहता है ASRB के अंदर कि हम बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करें और बड़े टाइमली अट्रैक्ट करें। हम कोशिश करते हैं कि जो नेशनल प्रॉब्लम को समझे और नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके थ्रू एग्रीकल्चर, हम ऐसे टैलेंट को हमेशा अट्रैक्ट करना चाहेंगे। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर RC अग्रवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत नए कौशल दक्षता से पूर्ण वोकेशनल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। हमें डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से नए वोकेशनल कोर्सेज शुरू करें, हम लोग जो है किस तरह से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके कार्यान्वयन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह से और नई नई चीज़ें हम शुरू करें। 2 दिन तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में एजुकेशनल एक्सपीरियंस, स्किल एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस से छात्रों को आत्मसात कराने के साथ CSR का कृषि शिक्षा और शोध और प्रसार कार्यों में कैसे बेहतर उपयोग हो, इस पर चिंतन मनन होगा। राजधानी नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में एक ओर जहां कौशलता युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया गया, वहीं शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSR फंड जुटाकर अत्यधिक संसाधनों को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और पर्यावरण का संवर्धन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कपड़ों के उत्पादन में भी इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिया जाना इसके प्रति गंभीरता को दिखाता है और इसीलिए पर्यावरण के अनुकूल कपड़े तैयार किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से चक्रीय प्रणाली से प्रेरित हैं और इसके लिए उन सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। भारत टैक्स 2024 में भी ऐसे उत्पादों पर बल दिया गया जो मिशन लाइफ के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है। भारत टैक्स 2024 शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए, उनको एक शानदार जैकेट भेंट किया गया। ये जैकेट अपने आप में थोड़ा अनूठा है। क्यों? क्योंकि इस जैकेट को रिसाइकल फैब्रिक से बनाया गया है और इस देख सकते हैं ये शानदार जो जैकेट है, इसके बारे में जितना कहें उतना कम है। मेरे साथ भद्रेश जी मौजूद है। भद्रेश जी, प्रधानमंत्री को जब आपने ये जैकेट दिया तो कैसा लग रहा था कि ये अलग तरीके का है? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये फ्यूचर है और आज हम जो फास्ट फैशन में जी रहे हैं, जहाँ पे हम टेक्सटाइल वेस्ट को सारे लैंडफिल में जमा कर रहे हैं, आज सारा विश्व ढूंढ रहा है टेक्निक्स
कि हम कैसे ये टेक्सटाइल वेस्ट को अपने वापस टेक्सटाइल क्षेत्र में रिसाइकल करके वापस हम इसको गारमेंटिंग में लाए। ये एक उसका बड़ा एग्जाम्पल है। जो ये जैकेट है वो 60% रिसाइकल कॉटन एंड 40% पॉलिएस्टर मेड फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल उससे बना हुआ फैब्रिक है। यहाँ पे आप फैब्रिक देखेंगे तो बिल्कुल आपको अंतर नहीं दिखेगा कि ये रिसाइकल से बना हुआ है या वर्जिन से बना हुआ है। देखने में भी बहुत शानदार है। और इंपॉर्टेंट चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मिशन लाइफ, उन्होंने आह्वान दिया है दुनिया को, पूरे विश्व को, और ये एक तरह से उसका एक जीता जागता उदाहरण है ना। बिल्कुल, हमारी वी आर वेरी वेरी ऑनर। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर आज ये मिशन हमारा लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, और हम उनके आभार रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए ये थे भद्रेश जी जो बता रहे थे कि मिशन लाइफ के तहत प्रधानमंत्री को ये जो जैकेट है इस तरीके से दिया जा रहा है। 60% रिसाइकल फैब्रिक के साथ बनाया गया है, बाकी जो है वो पेट बॉटल्स को रिसाइकल करके बनाया गया है। ये है फ्यूचर और आगे चल के इसको हम बहुत ज्यादा देख पाएंगे। भारत टेक्स में ये इसकी एक झलक है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और सहयोग और समन्वित प्रयासों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय मिलकर पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने, संयुक्त योग प्रोटोकॉल के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देने और स्थानीय रूप से उगाए गए पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत के माध्यम से आहार विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय आयुष और पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में सोमवार को विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान 5 उत्कृष्ट जिलों में किशोरियों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। समारोह में बोलते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि देश में 21 लाख पोषण से ग्रसित महिलाओं को पोषण ट्रैक के माध्यम से सरकार के द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है। In the Ministry of Women and Child Development, we have, through Poshan Tracker, ensured that we engage with 21 lakh adolescent girls in aspirational districts and the northeast region of India. Today, I proffer that in collaboration with Ministry of Ayush and DGICMR, we undertake a study for PCOS in adolescent girls across the country and leverage the benefits of yoga, because every solution does not lie in only medication. और समारोह में बोलते हुए केंद्रीय आयुष और पत्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस AMU पर हस्ताक्षर होने के बाद इससे देश अनीमिया फ्री होने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। हवा के साथ आई बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में आज बारिश की उम्मीद है। और डिजिटल प्रिंटिंग एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिंटिंग तकनीक है जो हर मायने में उपयोगी है। इसमें परंपरागत तकनीक की तुलना में लगभग 1/4 ही पानी की खपत होती है और रसायन भी कम लगते हैं। भारत टैक्स 2024 में इसी तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। भारत टेक्स 2024 में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं हूं यहाँ के एक पवेलियन पे जहाँ पे एक ऐसी मशीन कटिंग एज टेक्नोलॉजी को दिखाया जा रहा है जो कहते हैं कि ना सिर्फ सस्टेनेबल है बट उसके साथ साथ ये जो दूसरी जो मशीन्स हैं उससे डबल ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। ये कैसे हैं? मैं कलरजेट इंडिया ग्रुप से हूँ जो कि नोएडा बेस्ड ग्रुप है, जो कि हमारा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटर्स के नाम से नोन है। ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड्स में हम लोग प्रिंटर्स बनाते हैं जो कि नोएडा बेस्ड कंपनी है। प्योरली आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हम काम कर रहे हैं जो कि
भारत का सपना है कि हम लोग यहाँ पर अपना टीम डेवलप करें, यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करें। भारत के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं, जिसके ऊपर हम डिजिटल टेक्सटाइल को लाए हुए हैं। डिजिटल टेक्सटाइल ये हमारे किसी भी तरह की कॉटन फैब्रिक्स या किसी भी तरह के फैब्रिक्स पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, जो कि प्योरली एंड प्योरली ह्यूमन को कोई भी हार्मफुल नहीं करता, किसी भी ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं रहता। इसमें कोई भी टॉक्सिक डाइज नहीं होती, कोई भी इसमें पॉल्यूशन को किसी भी प्रकार का इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, जो कि हमारा आज के टाइम पे देख रहे हैं कन्वेंशनल प्रिंटिंग में कई टाइप का पॉल्यूशन नॉर्म्स होते हैं, बट कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री है। सिंगल बंदा इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्रोडक्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें पर डे का हम 500 से लेके 5000 मीटर तक का प्रिंट इसमें निकाल सकते हैं, जो कि फुल्ली डिजिटल है, जो कि वर्ल्ड नोन है। जो टेक्सटाइल कंपनी है कलर जेट, यही एक अपने एकमात्र कंपनी है जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, जो कि डिजिटल टेक्सटाइल के ऊपर कर रही है। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। सस्टेनेबिलिटी पे आपने कहा कि पानी बहुत कम यूज करता है और नुकसान भी पर्यावरण को नहीं पहुंचाता, कैसे? ये पर्यावरण को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता जो कि इसकी डाइज होती हैं वो कि प्योरली एंड प्योरली अप्रूव्ड होती हैं, जो कि पर्यावरण को और ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं पता। नो एनी टॉक्सिक डाइज यूज्ड इन दिस प्रिंटर, सो दैट इज ओनली द बेनिफिट ऑफ दिस प्रिंटर। दिस इज ह्यूज बेनिफिट फॉर द वर्ल्ड वाइड। 5000 से ज्यादा का स्क्वायर मीटर का आप लोग कर रहे हैं ना? यस, ऑफ कोर्स। हम 5000 से लेके अदर इनोवेशन जो हमारी चल रही फ्यूचर के लिए, जो 5000 से लेके फ्यूचर डिमांडिंग जैसी होती है, फ्यूचर के लिए जो भी डिमांड होता है हम उसके लिए काम करते हैं। फ्यूचर का डिमांड आने वाला 10,000, 20,000 और 25,000 पर डे का प्रोडक्शन है, जो कि हम आगे फुलफिल करेंगे मोदी जी के सपने को देखते हुए। मोदी जी का सपना है, सपना साकार होने वाला है, क्योंकि मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का ये एक जीता जागता उदाहरण है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की रफ्तार बढ़ी है, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रफ्तार के साथ विकास कर रही है। It is our duty to provide the future coming generations a better India. A better India which gives opportunities for our youth to say, everything lies here, this is my motherland, and I feel proud to be here and contribute it further, rather than say, I'm not sure I'll have anything to do in this country, although I love it, I want to leave it because I need to take care of my family. So it's in a way our duty to provide the future generations a better country, of which all of us can be proud, not just nationalistically proud, but also for the inclusive achievements that can be brought in if you look at a developed 2047. And that's the goal. And to have a conclave to talk about it, particularly among industry leaders. और किसान समाचार में आप जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2,450 रुपए था, जो 26 फरवरी को 100 रुपए गिरकर 2,350 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की ही कोटा मंडी में भी मक्का का कारोबार नरम भाव पर हुआ। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2,285 रुपए था। 26 फरवरी को इसमें 5 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2,280 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2,200 रुपए रहा। 26 फरवरी को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,220 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिन यानी 24 और 26 फरवरी को मक्का का भाव 2,240 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में तेजी रही। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। 24 फरवरी को चने का भाव रहा 5,380 रुपए, जो 26 फरवरी को 20 रुपए गिरकर 5,360 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में चने के सौदे मामूली सुस्ती के साथ हुए। यहां 24 फरवरी को चने का भाव था 5,454 रुपए, जो कि 26 फरवरी को 4 रुपए गिरकर 5,450 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 24 फरवरी को चने का भाव रहा 6,730 रुपए। 26 फरवरी को इसमें 30 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,700 रुपए पर क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 24 फरवरी को चने का भाव 6,610 रुपए था। 26 फरवरी को इसमें 15 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,625 रुपए हो गया। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 थी। और मंडी का भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई करें। अभी बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में सिंचाई भी करें। यहीं टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। साथ ही लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा फूल गोभी बोएं। वहीं के किसान पत्ता गोभी की भी बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय प्याज की रोपाई कर लें। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत की देखभाल करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। मक्के की बुआई करने का सही समय है। इसके अलावा काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहें। वहाँ सूरजमुखी की बुआई करने का सही समय है। छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई करते रहें। इसी तरह पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की रोपाई कर लें। साथ ही खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है।
आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है।